एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया। आप लोग इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज पढ़ेंगे भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास जिसका नाम है तमस। तमस का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाता है तो तमस 73। तमस 73 तो 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और कुछ साहनी जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिसे आप नोट डाउन कीजिएगा। फिर इनके जन्म परिचय के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम पूरा उपन्यास जो है चैनल पे अपलोड करेंगे दोस्तों। मुश्किल से आप समझ लीजिए 310 पेज का टोटल उपन्यास है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम वीडियो में सारा उपन्यास आप तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार परीक्षा में तय होता है, खासकर भीष्म साहनी से। तो एक देखेंगे आपका इनका जो है कि महत्वपूर्ण एक उपन्यास है जिसका नाम है झरोखा। झरोखा का प्रकाशन हुआ है 1967 ईस्वी में। और ये जो है ये किस पे लिखा हुआ है झरोखा उपन्यास, तो यह है आर्य समाजी मध्यम वर्गीय परिवार का अंकन है, इसमें नोट कर लीजिएगा। दूसरा है कड़िया 1970 ईस्वी में। इसमें जो इन्होंने दिखाया है, जैसे आपका ये तमस है तो सांप्रदायिक दंगों पे जो है पूरी तरीके से है, वैसे ही जो कड़िया उपन्यास है इनका 1970 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ है, ये जो है कि विशेष रूप में दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का इसमें अंकन किया गया है। नेक्स्ट आएगा तमस। इसके बाद तमस वो कड़िया जो है कि झरोखा 1967 ईस्वी, कड़िया 1970 में, तमस 73 में। और भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का चित्र है इसमें तमस में। नेक्स्ट आएगा वसंती। वसंती जो उत्तर प्रदेश हायर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास है, इसको जल्दी से जल्दी हम अपने चैनल पे पढ़ेंगे। 1980 में इसका प्रकाशन हुआ है। यह दिल्ली की महानगर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक महिला का इसमें बखूबी चित्रण किया गया है, जो गंदी बस्तियों में रहती है, जिसे आप आज के युग में स्लेम बस्ती कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैया दास की माड़ी, जिसका प्रकाशन हुआ है 1988 ईस्वी में। और इसमें जो है प्रकाशन में जो चीज़ें दिखाई गई हैं लेखक द्वारा, वो है कि 1840 से 1920 तक का जो है पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन किया गया है लेखक द्वारा। नेक्स्ट है कुंतो 1993 ईस्वी। यह नारी जीवन का चिरंतन प्रधान उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, तो चिरंतन प्रधान उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा जो है कि अब आप देखेंगे जो है कि कुंतो के बाद कुंतो का प्रकाशन हुआ है 1993। और अब आएगा नीलू नीलिमा नीलोफर, जिसका प्रकाशन हुआ है सन 2000। अब देखेंगे हम लेखक का परिचय। और इसमें बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, इनकी तो कहानियाँ इतनी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। 2 कहानियाँ और एक तो बहुत मस्त मस्त कहानियाँ हैं। आप जो यूजीसी नेट की अगर विशेष रूप से तैयारी करते हैं तो 11 कहानियाँ जो पाठ्यक्रम में लगी हैं मेरे चैनल पे पूरी तरीके से अपलोड हैं, 21 के 21 कहानियाँ, और आप जाके ज़रूर पढ़िएगा। आइए दोस्तों, लेखक का परिचय देखते हैं। भीष्म साहनी का जन्म हुआ है 8 अगस्त 1915 ईस्वी को। कब हुआ है, तो 1915 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है रावलपिंडी पाकिस्तान में। पहले ये अपने उत्तर प्रदेश का भाग था, फिर जब पाक विभाजन हुआ तो ये वहाँ चला गया। शिक्षा हिंदी संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर में, स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी के, गवर्नमेंट जो है कि लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए। देख रहे हैं, बहुत सारे लेखक आपको ऐसे मिलेंगे जो अक्सर अंग्रेजी में एमए किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसमें से एक है भीष्म साहनी जी। फिर पंजाब विश्वविद्यालय में पीएचडी किया। कहाँ से, पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या कि पीएचडी की। इसके बाद जो है कि आप देखेंगे आगे, बंटवारे से पूर्व थोड़ा व्यापार, साथ ही साथ मानद ऑनरेरी अध्यापक। बंटवारे के बाद पत्रकारिता, इप्टा नाटक मंडली में काम किए इन्होंने। फिर मुंबई में बेकारी, फिर अंबाला के एक कॉलेज तथा खालसा कॉलेज में जो है कि अमृतसर में अध्यापन कार्य किया, मतलब एक अध्यापक थे। तत्पश्चात अस्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जकीर हुसैन कॉलेज में साहित्य का प्राध्यापक हुए। क्या हुए, प्राध्यापक हुए। इस बीच लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा का प्रकाशन किए, क्योंकि ये एक पत्रकार थे।
नेक्स्ट है मॉस्को में अनुवादक के रूप में कार्य किए। अपने इस प्रवास काल में उन्होंने रूसी भाषा का यथेष्ट अध्ययन किया। नेक्स्ट देखेंगे आगे, लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। करीब 2.5 साल नई कहानी का सौजन्य संपादक कार्य किए। प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियन लेखक संघ से भी संबद्ध रहा इनका, मतलब वहाँ से भी ये लगे रहे। प्रकाशित इनकी पुस्तकें हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पालीडायन, कहानी संग्रह है, झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर उपन्यास है इनका। नेक्स्ट देखेंगे माधवी, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, ये क्या है, नाटक है। आज के अतीत, आत्मकथा, गुलेल का खेल, बालोपयोगी, ये कहानी है छोटे बच्चों के लिए, छोटी कक्षाओं में लगी हैं। इनका सम्मान है तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, और हिंदी अकादमी दिल्ली सलाखा सम्मान भी इनको मिला। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता भी इनको मिली थी। निधन इनका हुआ 11 जुलाई सन 2003 में। 3 में इनका निधन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे आवरण व रेखांकन विक्रम। मार्च 1976 में जन्मे विक्रम नायक ने एमए पेंटिंग के साथ साथ वरिष्ठ चित्रकार भी। श्री रामेश्वर वरुटा के मार्गदर्शन में त्रिवेणी कला संगम में कला की शिक्षा पाई। कई राष्ट्रीय एवं जर्मनी, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीका सहित कई अंतर्राष्ट्रीय दीर्घाओं में प्रदर्शनी। 1996 ईस्वी में व्यावसायिक चित्रकार व कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत। कला के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। चित्रकला के अलावा फिल्म व नाटक की जो है कि पटकथा भी इन्होंने लिखा था। लेखन में विशेष रुचि दिखाए। ये रहा इनका छोटा सा लेखक का परिचय। अब हम लोग आगे चलेंगे, भीष्म साहनी के तमस उपन्यास को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, जो राज कमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका तमस उपन्यास। शुरू होता है यहीं से, जो है कि उपन्यास शुरू होता है। ध्यान दीजिए, आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। यहीं से लेखक जो है कि उपन्यास शुरू हो रहा है तमस। तो ये आपका भाग 1 है। कैसा भाग है? 1 है। तो यहाँ से आप पूरी रचना को हमारे साथ पढ़िए, और तभी आप अच्छे से प्रश्न को, क्योंकि बदलते परिवेश में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अंदर से कथन पूछे जा रहे हैं पात्रों के। तो ध्यान दीजिए, आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंट निकली हुई थी। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाते। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीरें आले की चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुख जाने लगती। नत्थू की सांस धौंकने की तरह चल रही थी और उसे लगा और उसकी सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी। मतलब धौंसने का मतलब होता है बहुत तेजी से। जब बहुत तेजी से आप सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो कुछ ऐसा ही समझ में आने लगता है। नेक्स्ट देखिए आगे, नत्थू दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी नजर फिर सुअर की ओर गई। कहाँ गई? सुअर की ओर उठ गई। सुअर फिर से किकियाता, घिघियाता, या तो किकियाता कह सकते हैं, किकियाया था और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसलसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाढ़े गुलाबी सी थुथनी छिलके पर जमाए हुए था। पिछले 2 घंटे से नत्थू इस बदरंग कटीले सुअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सुअर की गुलाबी थुथनी उसके टांगों के चाट रही थी। मतलब 2-3 बार उसके पैरों को वो क्या की, चाटने का काम की, चाट चुकी थी और उसमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आंखें फर्श पर गाड़े सुअर किसी वक्त दीवार के साथ चलने लगता, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। फिर सहसा किकियाकर भागने लगता। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती रहती। तभी उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती। बाई आंख में से मवाद बहकर सुअर की थुथनी, मतलब आगे वाले पार्ट में, मुंह में, थुथनी तक चला आता था। जब चलता
तो अपनी बोझिल तोंद के कारण दाएं बाएं झूलने सा लगता था। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उमस थी, कचरे की जहरीली बास मतलब गंदगी, सुअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्ते पड़ गए थे, लेकिन जरक जरक के नाम पर सुअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं हो पाया था। पिछले 2 घंटे से नथु जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुआ घोंपता रहा था। कितनी ही बार वह सुअर के पेट में और कंधों पर छुआ घोपा। क्या किया? छुआ घोपा घोप रहा था और घोप चुका। देख रहे हैं बालू के कंधों पर छुरा मतलब एक हथियार होता है जैसे चाकू। कह रहा घोप चुका था मतलब लगा चुका था। छुआ निकालता तो कुछ बूंद खून की फर्श पर गिरती, पर जख्म की जगह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा भर रह जाता, जो सुअर की चमड़ी में नजर तक नहीं आता। और सुअर गुर्राता हुआ या तो नत्थू की टांगों को अपनी थुथनी का निशाना बनाता या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे को नोक चर्बी की तहों को काट कर लौट आती, अतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती। मारने को मिला तो कैसा महसूस देख रहे हैं, मारने को मिला तो भी तो कैसा मनहूस सुअर, भद्दा, इतनी बड़ी तोद, पीठ पर एक बाल, काले थूथनी के आसपास के बाल सफेद कुटीले जैसे शाही होते हैं। शाही एक तरीके का पक्षी होता है जिसके पूरे शरीर पे कांटे जैसे बने होते हैं, ये शाही होता है। मतलब वही उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि धुतनी के आसपास के बाल सफेद कटीले जैसे शाही के होते हैं, मतलब कड़े कड़े बड़े बड़े होते हैं, धंसने वाले, चुभने वाले। ठीक है। उसने कहीं सुना था कि सुअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थू के पास खौलता पानी कहाँ था। एक बार चमड़ी साफ करते समय सुअर की चर्बी की बात चली थी और उसके साथ भीखू चमार। तो पहला नत्थू मिला, दूसरा पात्र मिलेगा भीखू चमार, याद रखिएगा। ने कहा था सुअर की पिछली टांग पकड़कर सुअर को उल्टा कर दो, गिरा हुआ सुअर जल्दी से उठ नहीं सकता। तो मारने की कला भी सीखा हुआ था पहले से, ध्यान दीजिएगा। नहीं उठ नहीं सकता, फिर उसके गले की नस काट दो, सुअर मर जाएगा। नत्थू से सब तरकीबें कर चुका था, एक भी तरकीब काम नहीं आई थी। इसके एवज उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुका था। चमड़ा साफ करना और बात है, सुअर मारना बिल्कुल दूसरी बात। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर ले लिया था, और अगर पैसे नहीं लिए होते तो नत्थू ने कब का सुअर को कोठरी में से धकेल कर बाहर खदेड़ दिया होता। तो उसने पहले से पैसा ले लिया था कि हम सुअर को मारेंगे, अगर नहीं लिया होता तो उसको भगा देता, मारता नहीं। देखिए, हमारे सलोत्री साहिब की एक मरा हुआ सुअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए, तो उसको कहा क्या गया था कि मैं रिसर्च करने के लिए मुझे एक सुअर मार के तुम दे दो। ध्यान दीजिए। मुराद अली, तीसरा पात्र। मुराद अली ने नत्थू से कहा था, जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुंह धो रहा था, उसने पूछा सुअर क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा था, इधर फिगरी के सुअर बहुत घूमते हैं, एक सुअर को इधर कोठरी के अंदर कर ले लो और काट डालो। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा। तो पात्रों का नाम आप पढ़ते वक्त नोट डाउन कीजिएगा या अपने माइंड में सेट कीजिएगा, जो है कि अब देखेंगे। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा था। इसने कभी सुअर मारा नहीं मालिक, और सुनते हैं सुअर मारना बड़ा कठिन काम है, हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल वाल उतारने का काम तो कर दें, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। पिगरी वाले से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपए का चरमराता नोट दिया। तो आप याद रखिएगा, 5 रुपए लिया था मारने का।
और नोट जेब में से निकालकर नत्थू के जुड़े हाथों के पीछे उसकी जेब में ठूस दिया था। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, सलोत्री साहिब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे करते। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मसान के पास पिगरी के सुअर घूमते हैं, एक की पकड़ ली। सलोत्री साहिब खुद बाद में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए। और नथु कुछ कहे या न कहे कि मुराद अली चलने को हुआ था, फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे ठोकते हुए कहने लगा, आज की रात यह काम कर दो। कब करोगे? आज की रात यह काम कर दो। सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा देना भूलना नहीं। वह अपने आप सलोत्री साहिब के घर पहुंचा देगा। कहाँ देगा? पहुंचा देगा। समझ लिया? नत्थू के हाथ अभी भी बंधे थे, लेकिन चरमराता 5 का नोट जेब में पड़ जाने से मुंह में तो बात निकल नहीं पाती। इधर देखेंगे आगे। इधर इलाका मुसलमानी है, किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग क्या करेंगे? बिगड़ेंगे। तुम भी ध्यान रखना, हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करें? साहिब का हुक्म है, कैसे मोड़ दें? क्या करें? कैसे मोड़ दें? और मुराद अली छड़ी को फिर से टांगों पर टकोरता हुआ वहां से चला गया। मुराद अली से रोज काम करना पड़ता है। मुराद अली से रोज काम करना पड़ता था। नत्थू कैसे इनकार कर देगा? कैसे इनकार कर देता? जब कभी शहर में कोई घोड़ा मारता, गाय या भैंस मरती तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता, मगर खाल मिल जाती। बड़े जो है कि रख रखाव वाला आदमी था मुराद अली। कमेटी का करिंदा होने के कारण बड़े छोटे सभी लोग का उससे काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क न थी जिससे वो बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते न देखा हो। पतली बैंत की छड़ी झुलाता हुआ ठिकना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी नमूदार हो जाता था। सांप की सी छोटी छोटी पैनी आंखें और कटीली मूछें और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार और सिर पर पगड़ी उसे सब फबते थे। इन सबको मिलाकर ही मुराद अली की अपनी खास तस्वीर बनती थी। अगर हाथ में पतली छड़ी न होती तो भी, और जो सिर पर पगड़ी न होती तो भी, और जो उसका कद ठिकना नहीं होता तो फिर उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया। नत्थू की जान सासत में आ गई। सुअर कहाँ से पकड़े और उसे काटे कैसे? नत्थू के मन में आया था कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाएगा और उन्हीं से कह दे कि एक सुअर काट कर सलोत्री साहब के घर भिजवा दे, मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। सुअर की कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम रहा था। उसने आवारा घूमते सुअर को कचरे में मुंह मारते देखा। उसे और कुछ नहीं सूझा। एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठा कर लाता रहा और एक टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता गया कि कैसे सुअर को अंदर बुलाए। लगाता रहा था। शाम के साए उतरने लगे थे, जब गंदे पानी के पोखरे, गोबर के ढेरों और गर्द से अटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए 3 सुअर उधर से आ निकले थे। तभी उसमें से एक सुअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया था और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाजा खोल दिया था और अपनी लाठी से सुअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया था। फिर इस डर से कि सुअर बाड़े का आदमी सुअर को खोजता हुआ उधर ना निकले, मतलब उसका मालिक उधर से ना आ जाए, निकले और सुअर को किकियाता न सुन ले। नत्थू फिर से कचरा उठा कर कोठरी के अंदर डालता रहा। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सुअर उसी में खो गया था। नत्थू आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा, बेड़िया फूंकता और अंधेरा पड़ जाने पर का इंतजार करता रहा था। बहुत देर के बाद जब वो रात गहराने लगी थी
तो नत्थू कोठरी के अंदर घुसा। दिए की मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया और उसमें से कीच की सी सुधार उठ रही है। तभी इस बोझिल बदसूरत सुअर को देखकर उसका दिल बैठ गया था और मन ही मन जो है कि खींचते पछताने लगा कि उसने यह गंदा जोखिम भरा काम क्यों सिर पर ले लिया। तब भी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाज़ा खोल दे और सुअर को बाहर धकेल दे। और अब रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और सुअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ गए थे और सुअर की तोंद पर दो एक जगह खरोचों से कैसे निशान नजर आ रहे थे और उसकी अपनी टांग पर सुअर की थुथनी के जख्म से थे। और बस सुअर पहले की ही भांत जीता जागता कोठरी में मौजूद था, जबकि नत्थू की सांस फूल रही थी और बदन पसीने से तर हो गया था और कहीं इस झंझट में से निकल पाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर सेखों के बाग की घड़ी ने 2 बजाए। नत्थू घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र फिर सुअर पर गई। सुअर ने कचरे के टुकड़े के बीच खड़े खड़े फिर से पेशाब कर दिया और छींकता हुआ कमरे के बीच से हटकर दाएं हाथ की दीवार के साथ साथ चलने लगा। दिए की लौ फिर से झपकने लगी थी और किसी दुस्वप्न की तरह साए बार बार दीवार पर, साए मतलब उस जो रात थी वो बार बार दीवार पर पड़ती थी। बार बार दीवार जो है कि डोलने लगे। स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं आया। सुअर पहले की तरह सिर नीचा किए थुथनी से किसी कचरे के टुकड़े को सूंघने के लिए रुक जाता। कभी दीवार के साथ साथ चलने लगता और कभी किकिया कर दीवार के साथ साथ भागने लगता। पहले की ही तरह उसकी पतली सी दुम किसी तरह पतले लंबे कीड़े की तरह छल्ले बनाती खुलती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, नत्थू ने दांत पीस कर कहा। यह मेरी बस का रोग नहीं है। यह सुअर आज मुझे ले देगा, दम मार डालेगा। उधर मन हुआ एक बार फिर सुअर की टांग पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश करके देखें। बाएं हाथ में छुरे को ऊंचा उठाए। यह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला गया। सुअर दाएं हाथ की दीवार के सिर तक पहुंचकर बाईं ओर दीवार के साथ साथ चलने लगा था। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने की बजाय वह मुड़कर नत्थू की ओर जाने लगा। एक बार सुअर गुर्राया भी जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा हो। नत्थू एक एक कदम पीछे की ओर उठने लगा। उसकी आंखें अभी भी सुअर की थुथनी पर लगी थी। अब सुअर उसके ऐन सामने था, उसी की ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर जो है खींचना और उसे पीठ के बल गिरा पाना असंभव हो गया था। सुअर की छोटी छोटी लाल आंखों में खुमार छाया था। न जाने क्या बैठे, पर नत्थू बदहवास हो रहा था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया वह अब पौ फटने से पहले कैसे हो पाएगा। किसी वक्त भी जमादार का झगड़ा आ सकता है और जो काम न हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा, दोस्त से दुश्मन बन जाएगा। खोले जो है कि खाले जो है दिलवाना बंद कर दे। कोठरी में से उठवा दे, किसी से पिटवा दे, परेशान करे, क्योंकि वो दबंग था ना। नत्थू के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सुअर को पिछले पांव से पकड़ने पर सुअर काट खाएगा या उछल लेगा या हाथ छुड़ा लेगा। सहसा नत्थू भन्ना उठा। फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। या मैं नहीं रहूँगा या यह नहीं रहेगा, उसने कहा और झट से लौटकर आले की फर्श पर रखी पत्थर की सिल उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया। सिल को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका रहा। सुअर की थुथनी अभी भी अगले पैरों पर थी और वह खरबूजे के छिलके की सूंघ रहा था। वह खरबूजे के छिलकों को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थी। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूंछ बराबर हिल रही थी। अगर वह हिले डुले नहीं और सिल सीधी उसके सिर पर जा पड़े तो कहीं
पर तो वह वार करेगी और कोई न कोई अंग तो सूअर का टूट कर रहेगा ही। अगर एक टांग ही टूट जाए तो वह भी जो है गनीमत है, उसका चलना पहले से कठिन हो जाएगा। फिर दोनों हाथ फिर दोनों हाथ तौल कर नथु ने सिल को सूअर पर दे मारा। ओले में रखे दिए की लौ थरथराई और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सूअर के लगी सूअर के सूअर सॉरी फिर से देखेंगे। सिल सूअर के लगी थी, लेकिन नथु ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहीं लगी है। सूअर जोर से किकियाया और सिल खराट से फर्श पर जा गिरी। नथु सिल फेंकते ही पीछे हट गया और सूअर की ओर घूम घूम कर देखने लगा। नथु को देखकर आश्चर्य हुआ। सूअर की अधमुदी आंखें मिचमिचा रही थी और उसकी ठुठनी अभी भी अगली टांगों पर टिकी थी। सहसा सूअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नथु एक ओर को आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हो गया। दिए और अस्थिर रोशनी में सूअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता आ रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी, जिससे वह शायद चकरा गया और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नथु डर गया। सूअर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और वह उसे जरूर काट खाएगा। सिल का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जान पड़ता था। नथु ने झट से दरवाजा खोला और कोठरी के बाहर हो गया। किस मुसीबत में जान फंस गई, वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुड़ेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा में उसे राहत मिली। कोठरी को घुटन और बदबू में वह परेशान हो उठा था। पसीने से तर उसके शरीर को हवा के हल्के से स्पर्श से असीम आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा है। उसकी शिथिल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई है। मुझे क्या लेना इस काम से, सलो तेरी को सूअर नहीं मिलता तो न मिले मेरी बला से। मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ दूंगा। यह मेरे बस का काम नहीं है। यह मेरे बस का काम नहीं है हुजूर, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा? 2 दिन मुंह बनाए रखेगा, मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूंगा। मुड़ेर के पीछे वह ठिठका खड़ा रहा। चाँद निकल कर आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसमान का सारा इलाका पराया पराया और रहस्यपूर्ण सा लग रहा था। सामने से गुजरने वाली बैलगाड़ियों की कच्ची सड़क इस वक्त सूनी पड़ी थी। मूक और शांत दिन भर उस पर उत्तर के गांव से आने वाली बैलगाड़ियों को खटर और बैलों के गले में बदी घंटियों की टुनुन सुनाई देती रहती थी। उसने पहियों से सड़क पर गहरी लीकें बन गई थी और मिट्टी पिस कर इतनी बारीक हो गई थी कि उस पर पैर रखते ही पैर घुटने तक मिट्टी में धंस जाता था। सड़क के पार तीखी ढलान पर जो नीचे मैदान में उतर गई थी, छोटी छोटी झाड़ियाँ और बेरों के पेड़ और कटीली थोर के झुरमुट धूल से अटे थे और चांदनी रात में घुले से लग रहे थे। मैदान के पास मसान था। उसके पीछे 2 कोठरियां में एक डोम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई उजड़ी हुई सी लग रही थी। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहा था। डोम रात को शराब पिए हुए चुलाता बड़बड़ा रहा था और उसकी आवाज़ मैदान के पार इस कोठरी तक आती रही थी। पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा था। नथु को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। यह झंझट मोल न लिया होता तो इस वक्त वह उसके पास होता। उसकी अलस गदराई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी को बाहों में भर पाने की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। न जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती रही होगी। उससे बिना कुछ कहे सुने वह घर से चला गया था। एक ही शाम उससे दूर रहकर वह परेशान हो उठा। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी। इस वक्त चांदनी में वह कितनी साफ धुली लग रही थी। उसके किनारे एक ओर को हटकर कच्चा कुआं और उस पर पड़ा उसका चक्कर और भाल भी पूरे नहीं लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ही वह वीरान इलाका खत्म हो जाता था और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से जा मिलती थी। चारों ओर चुप्पी छाई थी। दूर बाईं ओर पिगरी के नीचे की इमारत थी। क्या थी? पिगरी के नीचे की इमारत थी।
चांदनी में चटपट काले डिब्बे, चांदनी में चपटे काले डिब्बे सी लग रही थी। दूर दूर तक खाली जमीन पड़ी थी जिस पर जगह जगह कटीली झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ छितरे पड़े थे। बहुत दूर फौजी छावनी और बारके थी अलग अलग, जहाँ तक पहुँच पाने में घंटा लग जाता। नथु की देह शिथिल पड़ गई थी। उसका मन हुआ वहीं खड़ा मुड़ेर पर सिर रखकर झपकी ले ले। कोठरी में से बाहर निकलकर वह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया। स्वच्छ शीतल हवा और चारों ओर छतरी चादरी में उसे अपनी स्थिति पर रुलाई सी आने लगी। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा छुरा असंगत सा लगने लगा। उसका मन हुआ वहां से भाग जाए, कोठरी में झांक कर देखे तो नहीं, और भाग जाए। कल सुअर बाड़े का जो है कि पूर्विया जरूर इधर से गुजरेगा और कचरा देखकर ही समझ जाएगा कि सुअर कोठरी में होगा और वह उसे हाँक कर वहां से ले जाएगा। उसे फिर से अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसके हाथ हौले हौले बतियाते हुए ही उसके क्षुब्ध व्याकुल मन को चैन मिल सकता था। कब वह झंझट खत्म होगा और कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट पाएगा। सहसा दूर सेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाकर और नथु की सारी देह थरथरा गई। उसकी नज़र उसके हाथ पर गई जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी। वह अब क्या होगा, वह यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है, जबकि सुअर अभी तक नहीं मरा। जमादार छावड़ा लेकर आया ही चाहता होगा, मतलब आने वाला होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा। आकाश में हल्की सी जो है कि पीलियां घूम रही थी, पौ फटकने वाली थी और वह अभी तक अपने काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ सा वह कोठरी की ओर गया। धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर झाँका। कोठरी का दरवाज़ा खोलते ही बदबू का भूखा सा जैसे उस पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी में बीचों बीच सुअर खड़ा है, निश्चल सा, मानो घूम घूम कर थक गया होगा, निढाल सा। किसी अंतः प्रेरणावश नथु को लगा जैसे वह अब उसे मार गिराना उतना कठिन नहीं होगा। नथु ने दरवाज़ा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप खड़ा हो गया और एक टक सुअर की ओर देखने लगा। नथु के अंदर आ जाने पर सुअर ने अपना नथुना उठाया। नथु को लगा जैसे सुअर का नथुना ज़्यादा लाल हो रहा है। सुअर की आंखें सिकुड़ी हुई हैं। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सील सुअर के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी थी। दिए की टिमटिमाती लौ ने फिर झपकी ली और अस्थिर रोशनी में नथु को लगा जैसे सुअर फिर से हिला है और चलने लगा। वह आंखें फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सुअर सचमुच हिला था। वह सचमुच ही बोझिल स्थित गति से आगे की ओर नथु की ओर बढ़ने लगा था। 1 कदम दाएं बाएं झूलकर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज़ सुअर के मुंह से निकली। नथु फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर फेंक पैरों के बल बैठ गया। सुअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उसका नथुना अपने पैरों की ओर और अधिक झुक गया और नथु के पास और आगे देखेंगे। देखिए, अपने पैरों की ओर और अधिक झुक गया और नथु के पास पहुँचते न पहुँचते वह एक ओर को लुढ़क कर गिर गया। उसकी टांगों में एक बार जोर सा कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वे हवा में उठी रह गईं। सुअर ढेर हो चुका था, मतलब मर चुका था। नथु ने छुरा फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सुअर पर लगी थी। तभी दूर पड़ोस के किसी घर में किसी मुर्गे ने पर फड़फड़ाए और बाग मतलब बोला। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिल कोचे खाते छकड़े की आवाज आई और नथु ने चैन की सांस ली, मतलब लेने वाला आ गया। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में दो गिने चुने लोग ही पहुंचते हैं। बाद में गलियां और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता वह तोद खुजलाता, जम्हाई लेता, साथ में शामिल हो जाता था। हवा में अभी जो है कि खुशकी थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की जरूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कनटोफे चढ़ाकर आते थे।
सीखों वाले बाग की घड़ी न नए घड़ी ने 4 बजाए। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी देर पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरीफेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काट कर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पाजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़ के बिना 2 टांगे चली आ रही हैं। लो, बख्शी जी आ गए। दूर से पजामा पहचान कर अजीज बोला, इधर ना 1 मिनट उधर। पर आज वह स्वयं लेट आ रहे थे। बख्शी जी ही थे, बलगमी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी। वह न आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा कि नहीं, उसके नज़दीक पहुंचने पर अजीज ने छुटते ही शेर पढ़ा, मुल्ला मियाँ मिसालची तीनों एक समान, लोकानो दसड़ चाड़ना आप हनो जाड़। बख्शी ने नजदीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर से सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आया? जवाब अजीज ने दिया, वह गाय दूह कर आएगा, उससे पहले थोड़े ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात को 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता था। अब तनख्वाह बढ़ गई, उसे क्या गर्ज पड़ी है वक्त पर आए या ना आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में मलबूस ढालना चढ़ाकर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो आ गए, जिसके पल्ले सच है। मेहता जी तुम, अब देख रहे हैं मेहता जी, तो ये मेहता जी जो है कि आपके गोदान के में भी मिलते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे पात्र जो रिपीट होते हैं। मिस्टर मेहता वहां थे, यहाँ पे मेहता जी, तुम सचमुच लीडर रखते हो? मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दरियाफ्त किया और कि अजीत सिंह पहुंचा है या नहीं, तो पात्रों के नाम आपकी जिम्मेदारी है, आप याद रखेंगे। पहुंचा है या कि नहीं। देशराज शंकर, मास्टर रामदास सभी कहाँ है? फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं। प्रभात फेरी के लिए 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे। बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूम निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो कि यह वक्त नहीं देना चाहिए, वह वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे वास्कट की जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डिब्बी निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराकर फिर धीमे से अजीज के कंधे पर हाथ रख कर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है? और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गादी टोपी का आजीवा थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है, मतलब कि बहुत लोगों को संशय हो जाता है, एक तरीके से आप मान लीजिए। आप किसी से कम हैं मेहता जी? वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूँ, मेहता जी ने संजीदगी से कहा। नहाकर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल बोला। वाह, यह भी कोई पूछने की बात है, मैं सदा नहा कर आता हूँ, गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल, तूने मुंह भी धोया है या नहीं? तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज आई, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। लो, जर्नैल भी पहुंच गया, बख्शी जी ने कहा और सभी हंसने लगे। क्या कर रहे हैं? हंस पड़े। लैंप की रोशनी
सबसे पहले उनके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी। उसके ऊपर खाकी कोट, जिस पर गांधी और नेहरू के इतने तमगे जर्नैल को मिल सकते थे, उसने लगा रखे थे। साथ में रंगीन थिगलियाँ, डोरे, सूखे हुए बुढ़ऊ शरीर पर मुछड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। क्या कर रहा था? खाकी कोट लटक रहा था। जो है कि ऊपर से जो है कि खसखसा दाढ़ी, नूची नूची खूची और सबसे ऊपर मुंगिया रंग की पगड़ी। जर्नैल की एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या ना हो जेल जाता रहता, जलसे हो या ना हो शहर में स्वयं तकरीर करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं न कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा बेंच दबाए हुआ सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तांगा निकलता तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी जरूर जर्नैल हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जर्नैल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज़ केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जर्नैल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली। जर्नैल कल जलसे में से भाग क्यों गए थे? जर्नैल ने आवाज़ पहचान कर अपनी छोटी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूम कर देखा और बगल में दबाए हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बक्सी ने कश्मीरी लाल को रोका, यह कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का, बस चुप रहो तुम। पर जनरल बिफर उठा था, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूँ। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छैना मुर्गी खाते देखा था। तो ये देख रहे हैं आज के भी समय में भी लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तो यही सब खाते हैं, खैना मुर्गी, शराब, ये वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है। देख लीजिए, मुर्गी खैना खाते देखा था। बस ठीक है, जर्नैल को पर्दाफाश नहीं करोगे, बक्सी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पायचों वाला पायजामा फड़फड़ाते हुए शंकरलाल पहुंच गया। अब शंकरलाल भी एक पात्र है, याद रखिएगा। पहुंच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलियां मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की एक और परत झरकर गिर गई थी। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आती। बक्सी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूक मारकर बत्ती को बुझा दिया। क्यों हम पहुंचे हैं? बक्सी जी तो आपने बत्ती की ही गुल कर दी। शंकर मुनादी वाले ने कहा, क्या तूने मेरा चेहरा देखना है? क्यों, तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बक्सी जी बोले, तेल जाया होता। यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी के तेल की मंजूरी ले दो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। इस पर दबी आवाज में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की जरूरत नहीं, तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होती होगी? वाक्य बक्सी जी ने सुन लिया, पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों को मुंह लगाना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक हैं बक्सी जी, आपको मंजूरी की क्या जरूरत? आपके हुक्म के बिना तो चीड़ी नहीं फड़क सकती। शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी, जय हिंद। मैंने आपको देखा ही नहीं, तुम अब हमें कहाँ देखते हो? शंकर, तुम्हारे पौ 12 हैं। मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। आज आप अपना बैग नहीं लाए? बैग की प्रभात फेरी में क्या जरूरत? वाह जी, बैग की सभी जगह जरूरत रह सकती है। बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वह बीमा का काम करते थे। तो आप याद रखेंगे कि मेहता जी चुप रहे क्योंकि उन्होंने 2 काम कर रखा है, कांग्रेस का काम करते थे और बीमा का। कभी जबान भी बंद किया कर शंकर। मेहता जी तेरे से 3 गुनी उम्र के हैं
बड़ों को बड़ा समझते हैं। बख्शी जी ने कहा, मैंने यही पूछा है या है। एक बार फिर से, मैंने कहा, मैंने क्या कहा है? मैंने यही पूछा है ना कि बैग नहीं लाए। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 का बीमा मिला है या नहीं मिला है। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आप तौर पर शंकर इस ढंग से लगातार बात नहीं करता। आम तौर पर शंकर इस तरीके से बात नहीं करता। मुंहफट आदमी था, जलीकट्टी मुंह पर सुनाता था। पर 50,000 के बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। क्या थी? बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं कह पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे। कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में काट कर आए थे, और आप 16 वर्ष आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जेलों में काट कर आए थे। और जिला कमेटी, कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। खादी एक वस्त्र है। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिम्मत थी। अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है, और इसके एवज मेहता जी सेठी को चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले हैं। यह तो भौका है। मेहता जी, इसी बात को बस सुन छोड़ा करो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर ले तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे हों। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खत्म हुई समझो। मेहता जी वहां से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर की और मेहता की वास्तव में पटती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पटती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में जिसमें नेहरू भाग लेने वाले थे। जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे, और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों से इस महाभोज के लिए 8 आने ले गए थे। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वहां भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ था, और मेहता जी के ऐसे सामने पात में बैठा था, भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूटा था। हाथ भी जो है सने हुए, ओठ भी, दाल सब्जी बांटने वाले पर चिल्लाए जा रहा था। मेहता जी से न रहा गया। खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा। हमारी जिला कांग्रेस की सुनवाई करवा रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी, यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है, अब आगे देखेंगे। नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसे से खा रहा हूँ। अपना जर खर्चा है, आपके हाथ लौट कर बातें होगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं? और ओए क्या देखे हैं? ओए तू सारा वक्त बकता रहता है। तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी के 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज़ कर दिया। कोहली जरूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता, मगर अगर शंकर बेहुदगी नहीं करता। स्कूटनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ। माफ़ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्कूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जो सवाल पूछना हो बाद में पूछ लेना। मैं आपसे नहीं, स्कूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज में से इस इंतजार में खड़ा रहा कि स्कूटनी के प्रधान उससे कहें, तब वह बोले। कहो क्या? प्रधान ने कहा। मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या है? तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं है। मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए, मतलब चुप रहिए। कहने दो भाई। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम है?
कि सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। क्यों ठीक है कि नहीं ठीक है? मैं कोहली साहिब से दरख्वास्त करूँगा कि वह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं, तभी सभी चुप रहें। जो है कि गुस्ताखी माफ की स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक जो है हासिल है। मेहता जी गुर्राए, मेहता साहब आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं, यहाँ पर आपको अपनी रूढ़-पंची चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो कोहली साहिब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना, यह क्या नाटक कर रहे हो? तुम सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाकर दिखलाइए। नाड़ा मतलब आजारबंद, जिससे मतलब कि जिससे बेल्ट लगाते हैं, उसे नाड़े से बांधा जाता था पायजामा। क्या तुम्हारा मतलब है यह मेंबर की तौहीन है? यह क्या मजाक चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता जी। मेहता साहब आप खामोश रहिए, बिना प्रधान जी की इजाज़त से आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ कोहली साहिब, मैंने क्या कहा? अपना नाड़ा दिखाइए, आजारबंद दिखाइए। जो न दिखाऊं तो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए नाड़ा दिखाना जरूरी है। दिखा दो यार, यह भौका काम नहीं करने देगा। कैसे कैसे लोफर कांग्रेस में घुस आए हैं। क्या कहा मेहता जी ने? लोफर हूँ तो आप सोहदे हैं? मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं सादा सफ़ेद सब जानता हूँ। हाँ तो कोहली साहिब तुम क्या चाहते हो मैं सबके सामने नाड़ा खोलूं? मैं खोलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूँ। दिखा दो यार, खत्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया। नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर को उठाया। नीचे पीले रंग का आजार बंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। तो दोस्तों यह नाड़ा पकड़ लिया है शंकर। यहीं पे ये वीडियो एंड करेंगे और इसके आगे अभी इसमें भूमिका थी, जो है लेखक परिचय था, बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने बात किया था, इसलिए हम कुछ कवर कम कर पाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे से लेके आएंगे नाड़े के, जो नाड़ा पकड़ लिया है इसके आगे से देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप पूरा उपन्यास हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे ही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास मानस का हंस पूरे तरीके से अपलोड है। 21 कहानियाँ हैं, प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे फैक्ट हैं जिसे आप जरूर पढ़िए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।